Hello everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज हम 26 सितंबर और 27 सितंबर का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं. With reference to the United Nations Convention on the Rights of the Child, consider the following. First, the right to development. Second, the right to expression. Third, the right to recreation. Which of the above are the rights of the child? A. 1 only. B. 1 and 3 only. C. 2 and 3 only. या फिर D. 1, 2 and 3. इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है. ये चाइल्ड राइट्स पे ऑलमोस्ट एक दो दिन में आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आना चाहिए. नहीं भी आता है तो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई किया करो. अटेम्प्ट करोगे तभी धीरे धीरे, अगर आज गलत हो रहा है तो सही भी होना स्टार्ट हो जाएगा. कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखना. अब एक क्योट देख लेते हैं. क्योट क्या है हमारे पास? कंफ्यूजन ऑफ गोल्स एंड परफेक्शन ऑफ मीन्स सीम्स इन माई ओपिनियन टू कैरेक्टराइज अवर एज. किसकी क्योट है ये? एल्बर्ट आइंस्टाइन की. ये क्योट आपको ऐसे में, एथिक्स में कहीं भी हेल्पफुल हो सकती है. आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं. फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जो है हमारे पास, ये पिक्चर दी हुई है. ये यहाँ नीलकुरिंजी फ्लावर्स की पिक्चर दी हुई है हमें, और ये कर्नाटका के चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट से पिक्चर क्लिक की गई है. और इन फ्लावर्स के बारे में पढ़ना, नीलकुरिंजी फ्लावर्स के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है. इनकी खास बात क्या है कि ये फ्लावर्स जो हैं वो 12 साल में एक बार खिलते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. थोड़ा सा और बैकग्राउंड इनका देख लेते हैं हम. नीलकुरिंजी जो है वो एक श्रब है. आपको हर्ब्स और श्रब का मीनिंग पता होगा. हर्ब्स क्या होती हैं? जिसमें एक ही स्टेम होगी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब ज़्यादा हर्ब्स का कलेक्शन श्रब कहलाता है. तो ये एक श्रब है जो कि वेस्टर्न घाट, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के वहाँ के शोला फॉरेस्ट में पाई जाती है. इसको लोकली कुरिंजी कहा जाता है. और ये फ्लावर्स जो है ना वो 1300 से 2400 मीटर के एल्टीट्यूड पे ग्रो करते हैं. नीलगिरी हिल्स, जिसका मतलब होता है कि ब्लू माउंटेन्स, वहीं से इन फ्लावर्स का हमने नाम लिया है, क्योंकि ये फ्लावर्स भी होते हैं वो पर्पलिश ब्लू कलर के होते हैं, और नीलगिरी का मतलब भी ब्लू होता है. तो वहीं से इनका नाम नीलकुरिंजी लिया गया है, जो कि 12 साल में केवल एक बार ब्लूम करते हैं या फिर खिलते हैं. केरला की जो कुरिंजी माला सेंचुरी है, वहाँ ये कुरिंजी फ्लावर्स जो हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाता है. वहाँ इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक 32 किलोमीटर स्क्वायर का हैबिटेट बनाया गया है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में. इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक दो चीज़ें इससे रिलेटेड अभी बताऊंगी. पहले फ्लावर्स के बारे में देख लेते हैं. जो कुरिंजी अंडावर टेम्पल है तमिलनाडु में, वो तमिल गॉड मुरुगन को डेडिकेटेड है. वो भी इन प्लांट्स को प्रिजर्व करता है, इनका संरक्षण वो करता है. जो तमिलनाडु की पालिया ट्राइब के लोग हैं वो इस फ्लावर को यूज़ करके अपनी एज को कैलकुलेट भी करते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्लांट स्पीसीज है जो कि वेस्टर्न घाट में उगती है. और इनकी सबसे ज़्यादा खास बात क्या है कि ये वर्ल्ड के किसी और पार्ट में ग्रो नहीं करती. केवल और केवल आपको इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में ही नीलकुरिंजी फ्लावर्स देखने को मिलेंगे. ये इनकी सबसे ज़्यादा खास बात है, और इनको इसी वजह से एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में रखा गया है. इस फ्लावर की ना ही कोई स्मेल होती है, ना ही इसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू है. ये आपको ध्यान रखना है. हो सकता है आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि नीलकुरिंजी फ्लावर्स की स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है या फिर इनका मेडिसिनल यूज़ काफ़ी ज़्यादा है. तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी, क्योंकि ना ही इनकी कोई स्मेल होती है, ना ही इनकी कोई मेडिसिनल वैल्यू है. कर्नाटका में नीलकुरिंजी की अराउंड 45 स्पीसीज पाई जाती हैं. और हर स्पीसीज, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी 12 साल के इंटरवल पे ही ब्लूम करती हैं. कुछ स्पीसीज ऐसी जो 6 साल के इंटरवल पे, कुछ 9, कुछ 11 और कुछ 12 ईयर्स के इंटरवल पे ब्लूम करती हैं. वेस्टर्न घाट के अलावा नीलकुरिंजी जो है वो ईस्टर्न घाट में शिवरॉय में भी मिल जाते हैं, और कर्नाटका के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के संदूरू हिल्स में भी कुछ थोड़ी सी अमाउंट में ही मिल जाते हैं. अब मैंने आपको इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया. इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इंडिया का ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट बना जहां रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क, हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है उससे इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई गई. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. पूरे इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, जहां नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई गई, जिससे कि इस रूरल एरिया में एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रोवाइड करवाया गया. दूसरा क्या इडुक्की डिस्ट्रिक्ट से इंपॉर्टेंट है,
एक जग्गरी है, गुड़ है, मरायूर जग्गरी, ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है, ट्रेडिशनल वे से बनाया जाता है और हैंडमेड प्रोडक्ट है ये। इसको जीआई टैग मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से 2019 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो मरायूर जग्गरी है ये कहाँ से रिलेटेड है। ऑल्दो हम ऑप्शंस आएंगे तो केरला आएगा, लेकिन इडुक्की का मेन इडुक्की की वजह से इसे जीआई टैग मिला है क्योंकि यहाँ के लोग इसे ट्रेडिशनली प्रोड्यूस करते हैं और हैंडमेड है ये, इसलिए ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है दशहरा फेस्टिवल से। दशहरा फेस्टिवल 2 सालों के बाद हो रहा है। कोविड-19 की वजह से 2020 और 2021 में ये हो नहीं पाया था, हेल्ड नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार इसमें फुल ग्लोरी देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ के एक्साइटेड है। और दशहरा जो है इसकी खास बात क्या है कि ये कर्नाटका का स्टेट फेस्टिवल है और ये 10 डेज सेलिब्रेशंस इसमें चलते हैं। पूरा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं दशहरा का। दशहरा फेस्टिवल, जिसको मैसूर दशहरा भी कहा जाता है, ये कर्नाटका का स्टेट फेस्टिवल है जिसे नदहबा भी कहा जाता है। ये 10 डे के लिए सेलिब्रेट किया जाता है और विजयदशमी वाले दिन कंक्लूड कर दिया जाता है। वर्ल्ड फेमस जो जंबू सवारी होती है मैसूर दशरथ प्रोसेशन, ये भी विजयदशमी वाले दिन मैसूर की सिटी की स्ट्रीट्स पे देखी जा सकती है। ये जो दशहरा का जो भी फेस्टिवल है ये मैसूर प्लेस से स्टार्ट होता है और कहाँ कल्मिनेट होता है, बन्नी मंटप नाम की एक जगह है वहां पर। यहाँ चामुंडेश्वरी गोडेस का आइडल जो है उसको गोल्डन मंडप पे रख के जैसे एक एलिफेंट को डेकोरेट किया जाएगा, उस पे एक गोल्डन मंडप रखा जाएगा, उसमें गोडेस चामुंडेश्वरी का आइडल रखा जाएगा। एलिफेंट के ऊपर ये सवारी निकलती है। और एक इसकी खास बात क्या है कि यहाँ युवा या फिर जो यूथ हैं हमारे, वो एक स्पेशल म्यूजिक कॉन्सर्ट भी परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग दशहरा। इसके बारे में यही इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट से ये रिलेटेड है। ये रिलेटेड है कर्नाटका से, सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। और इसमें जंबू सवारी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक रिचुअल कह सकते हैं, वो दशहरा फेस्टिवल में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि एक 10 ईयर ओल्ड बॉय के साथ उसके 3 फ्रेंड्स ने एक तरह से असॉल्ट किया है, वहाँ 2 को पकड़ लिया गया है। तो इस पूरे आर्टिकल में इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे पास पोक्सो एक्ट, क्योंकि पोक्सो एक्ट के अंडर उन 2 को हेल्ड किया गया, पकड़ा गया है। तो पोक्सो एक्ट के बारे में देख लेते हैं। पोक्सो एक्ट 2012 में आया था और ये इसलिए लाया गया था कि चिल्ड्रन को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, इन सभी ऑफेंसेस से बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो भी बाकी बच्चों के लिए इंटरेस्ट के लिए सेफगार्ड्स हैं या फिर उनकी वेलबींग के लिए जो भी सेफगार्ड्स हैं वो लिए जा सके। और इस एक्ट के अंडर किसी भी चाइल्ड को कैसे डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो 18 ईयर्स से कम एज का है वो चाइल्ड की डेफिनेशन में आ जाएगा। और इसमें कहा गया है कि चाइल्ड की एज के हर स्टेज पे उसके वेलफेयर को इंश्योर करना, उसके हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट को इंश्योर करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और क्या डिफाइन किया गया है इसमें, कुछ डिफरेंट फॉर्म के सेक्सुअल अब्यूज को डिफाइन किया गया है कि पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट के बारे में पूरी डेफिनेशन दी गई है। सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी के बारे में भी पूरे अच्छे से इस एक्ट में डिफाइन किया गया है। और उस केस में सेक्सुअल असॉल्ट को ज़्यादा एग्रेवेटेड माना जाएगा कुछ सर्कमस्टांसेस में, जब जो अब्यूज चाइल्ड होगा वो या तो मेंटली इल होगा या फिर जो अब्यूज करने वाला है वो पर्सन एक ट्रस्ट पोजीशन को होल्ड करता होगा। जैसे कोई फैमिली मेंबर है, कोई पुलिस ऑफिसर, टीचर या डॉक्टर, ये क्या है, ये ट्रस्ट वर्दी पीपल होते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन ये अब्यूज कमिट करता है तो सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो एग्रावेटेड माना जाएगा। यहाँ पुलिस का रोल भी बताया गया है इस एक्ट के अंडर की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जब चल रही हो तो पुलिस को चाइल्ड प्रोटेक्टर के तौर पे काम करना होगा। और इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि जिस दिन ये ऑफेंस जो है वो रिपोर्ट की जाए उसके 1 साल के अंदर अंदर ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का जो केस है इसको डिस्पोज करना मैंडेटरी है। मतलब 1 साल का टाइम होता है पुलिस के पास, आपको 1 साल के अंदर इस केस को नतीजा देना है, इसका रिजल्ट निकालना है। इसको 2019 में अमेंड किया गया। अमेंड करके क्या कर दिया गया, ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इसमें डाल दी गई, इसमें डेथ पेनल्टी भी डाल दी गई। ये इंपॉर्टेंट है कि डेथ पेनल्टी ओरिजिनली 2012 वाले एक्ट में नहीं थी, 2019 में अमेंड करके इसमें डेथ
पेनल्टी का प्रोविजन भी डाल दिया गया अगर कोई चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल क्राइम करते हुए पाया जाता है उस केस में। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि बिहार गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वहाँ की 2 डायलेक्ट्स हैं, सुरजापुरी और बाजिका, इन दोनों को प्रमोट करने के लिए 2 नए अकेडमिक्स खोले जाएंगे। तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि सुरजापुरी और बाजिका, सबसे पहले तो ये हैं क्या, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि आपको ये टर्म्स दे दी जाए क्वेश्चन में कि सुरजापुरी बाजिका व्हाट आर दे, तो ये हैं डायलेक्ट्स ऑफ बिहार सबसे पहले। और ये कौन से स्टेट से रिलेटेड हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सुरजापुरी बाजिका डायलेक्ट्स जो हैं कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये बिहार से रिलेटेड है। अब मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पिक किया है क्योंकि आई थिंक यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था, हो कुई ये सब क्या है, तो ये ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं मणिपुर की, इसीलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए सुरजापुरी और बाजिका के बारे में। थोड़ा सा देख लेते हैं आर्टिकल में क्या दिया है। जो सुरजापुरी है ये हिंदी, मैथिली और बांग्ला जो लैंग्वेजेस हैं इनका मिक्सचर है और बिहार के सीमांचल रीजन में बोली जाती है। बाजिका जो है ये मैथिली के जैसी लैंग्वेज है लेकिन इसे नॉर्थ वेस्ट बिहार के लोग बोलते हैं। 2 अकेडमिक्स सेटअप की जाएंगी, ऑलरेडी 8 एग्जिस्ट करती हैं बिहार में। इन्हीं डायलेक्ट्स जो बाकी अदर डायलेक्ट्स हैं बिहार की उनके प्रमोशन के लिए 8 अकेडमिक्स ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं। इन 2 के लिए अब 2 अकेडमिक्स और बनाई जाएंगी। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो सुरजापुरी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी बिहार में वो कितनी थी, 18 लाख से भी ज्यादा लोग सुरजापुरी बोलते थे 2011 के सेंसस में। और 2001 वाला सेंसस था उसमें ये डाटा मिला था कि बिहार में बाजिका स्पीकर्स 20 मिलियन से भी ज्यादा हैं, लेकिन 2011 वाले सेंसस में बाजिका की पॉपुलेशन एस्टिमेट नहीं की गई, इसीलिए वो अवेलेबल नहीं है। 2001 वाले में क्या कहा गया था कि बाजिका स्पीकर्स अराउंड 20 मिलियन है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डायलेक्ट बोलती है बाजिका, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि डायलेक्ट्स क्या होते हैं, डायलेक्ट्स और लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। देखो जो भी लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज को आप राइट भी कर सकते हैं और स्पीक भी कर सकते हैं, लेकिन डायलेक्ट जो होती है वो केवल स्पीक की जाती है, इनकी अपनी कोई जैसे स्क्रिप्ट नहीं होती। ये आप कोई भी डायलेक्ट लिखना चाहेंगे तो आपको किसी लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा। प्लस लैंग्वेज जो होती हैं वो आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्ड 8 में कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज की गई हैं। आपको बताना है, आपके लिए काम ये है कि लेटेस्ट कौन सी ऐड की गई थी, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जरूर। आई होप आपको डायलेक्ट और लैंग्वेज का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डायलेक्ट ऐसी लैंग्वेज है, मतलब ऐसी बोली है, हिंदी में इसको बोली कहा जाता है, और लैंग्वेज होती है भाषा, भाषा जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होती है। डायलेक्ट रिकॉग्नाइज नहीं की जाती, ना ही इनकी कोई अपनी स्क्रिप्ट होती है, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि इंडिया से यूएई में जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स जो होते थे वो 14% बढ़ गए हैं जब से हमने यूएई के साथ एक ट्रेड डील साइन की है, और ग्लोबली बात करें तो ये 3% इंक्रीज हो गए हैं। कौन सी डील साइन की हमने, मैंने आपको बताया 14% इंक्रीज हुए हैं बिटवीन जून एंड अगस्त, और हमने साइन किया था इंडिया यूएई ने CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको यूज करके एक्सपोर्टर्स जिसकी हेल्प से अपने इंडियन एक्सपोर्ट्स को फर्दर प्रमोट कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना कि क्या क्या डील हुई थी इंडिया यूएई CEP में। ये जो CEPA होता है ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है जिससे 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड एनकरेज भी होता है और इम्प्रूव भी होता है। क्या फीचर्स होते हैं इसके, ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या क्या कवर होगा, गुड्स में जो ट्रेड होता है वो कवर होगा, रूल ऑफ ओरिजिन वाला प्रोविजन कवर होगा, सर्विसेज में ट्रेड कवर होगा, टेक्निकल बैरियर्स जो आते हैं ट्रेड में वो भी कवर होंगे, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो लिए जाते हैं वो कवर होंगे, डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस की बात होगी, टेलीकॉम की बात होगी, कस्टम प्रोसीजर्स के बारे में बात होगी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बात होगी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के बारे में बात होगी, IPR, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल ट्रेड और बाकी अदर एरियाज में भी कोऑपरेशन की बात इसमें की जाएगी। मतलब काफी सारा फायदा इससे हो जाता है। क्या क्या फायदा होगा देख लेते हैं। गुड्स में ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमें यूएई की मार्केट एक्सेस मिल जाएगी, और सबसे ज्यादा
कहाँ किस सेक्टर में फायदा होगा? लेबर इंटेंसिव सेक्टर में, क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा लेबर मिल जाती है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं कौन कौन से? जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, एग्रीकल्चर एंड वुड प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेज और ऑटोमोबाइल्स। यहाँ हमें फायदा हो जाएगा। सर्विसेज में कैसे फायदा हो जाएगा? क्योंकि यूएई और इंडिया दोनों को एक दूसरे की मार्केट एक्सेस मिल जाएगी, जिससे ज्यादा ब्रॉड सर्विस सेक्टर दोनों एक्सेस कर पाएंगे। फार्मास्यूटिकल्स में कैसे होगा? वो दोनों साइड्स ने ये एग्री किया है कि वो एक सेपरेट एनेक्स ऑन फार्मास्यूटिकल साइन करेंगे, सो दैट कि इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको यूएई में एक्सेस मिल जाए और ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाए, मतलब कोई लंबी प्रोसेस से उन्हें ना गुजरना पड़े। और ये जो मार्केट ऑथराइजेशन है ये 90 डेज में प्रोडक्ट्स के लिए कंप्लीट कर दिया जाए। जो भी प्रोडक्ट जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा गया है वो मीट करते होंगे तो उनका ऑथराइजेशन 90 डेज विद इन 90 डेज कर दिया जाएगा। तो काफ़ी इजी प्रोसेस बनाने के लिए दोनों साइड्स ने बात की है। ये फायदे हमें यूएई के साथ सीईपीए साइन करके हो जाएंगे। अब देखो सीईपीए ये ट्रेड एग्रीमेंट है, बाकी कुछ अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, मैं आपको सब में डिफरेंस बता देती हूँ। हमने पढ़ा सीईपीए के बारे में, ये एक ऐसा फ्री ट्रेड पैक्ट होता है जिसमें नेगोशिएशन किन किन एरियाज पे की जाती है? सर्विसेज में जो ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट पे, बाकी अदर इकोनॉमिक पार्टनरशिप के जो भी एरियाज हैं उनके ऊपर नेगोशिएशन इसमें की जाती है। इसमें इवन ट्रेड फैसिलिटेशन, कस्टम कोऑपरेशन, कंपटीशन और आईपीआर के ऊपर भी नेगोशिएशन हो सकता है। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैं या फिर कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स होते हैं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। मतलब एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं उनसे ज़्यादा ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट जैसे सीईपीए है ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ज़्यादा अच्छा। अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा सीईपीए एज कम्पेयर टू एफटीए। सीईपीए ट्रेड के रेगुलेटरी एस्पेक्ट को भी देखता है और जो भी रेगुलेटरी के इश्यूज हैं उनको भी कवर किया जाता है। मतलब ट्रेड के रेगुलेशन में ट्रेड सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो रेगुलेट करना होता है। उस डोमेन में भी सीईपीए में बात की जाती है, देखा जाता है, और कोई इश्यूज आ रहे होते हैं तो वो भी एग्रीमेंट के अंदर कवर किए जाते हैं। इंडिया ने सीईपीए कौन कौन सी कंट्रीज के साथ साइन किया है? साउथ कोरिया, जापान और अब यूएई। मैंने आपको बता दिया ये 3 कंट्रीज के साथ हमारा सीईपीए है। और कौन कौन से ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री एक दूसरे को प्रेफरेंशियल ट्रेड टर्म्स, टैरिफ, कंसेशन प्रोवाइड करवाने की बात करती है, उसके लिए एग्री करती है। इंडिया ने एफटीए काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ नेगोशिएट किया है, श्रीलंका के साथ किया है और एशियन के भी काफ़ी सारे नेशंस के साथ हमने एफटीए नेगोशिएट किया हुआ है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो आरसीईपी है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है जो 10 एशियन के मेंबर्स हैं और बाकी 6 कंट्रीज हैं उनके बीच। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? आरसीईपी। आपको ध्यान रखना है कि अगर आ जाए स्टेटमेंट इस टाइप से कि आरसीईपी इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अब एक और ट्रेड एग्रीमेंट होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इसके बारे में देख लेते हैं। इस टाइप के एग्रीमेंट में क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक दूसरे को कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स पे प्रेफरेंशियल राइट देंगे एंट्री का। मतलब प्रोडक्ट्स डिफाइन होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स पे एक दूसरे को प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा। और कैसे, क्या प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा कि जो ड्यूटीज़ हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा और कई बार टैरिफ्स को 0 भी कर दिया जा सकता है अंडर पीटीए। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए टैरिफ को 0 भी किया जा सकता है। इंडिया ने पीटीए अफगानिस्तान के साथ साइन किया हुआ है। एक और आ जाता है सीईसीए, हमने सीईपीए तो यूएई के साथ साइन किया है, एक सीईसीए भी होता है। देख लेते हैं क्या होता है, क्या डिफरेंस होगा। सीईसीए जो है वो क्या कवर करता है, वो ट्रेड टैरिफ और टीआरक्यू रेट्स, इन 2 चीज़ों पर केवल और केवल नेगोशिएशन कवर करता है। ट्रेड टैरिफ पे बात होगी और टैरिफ रेट क्योटा पे बात होगी। मतलब कितना टैरिफ लगाया जाएगा ट्रेड पे और कितने क्योटा पे वो रेट अप्लाई होगा, इन 2 चीज़ों पे बात होती है सीईसीए में। ये सीईपीए की तरह कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। इंडिया ने सीईसीए जो है वो मलेशिया के साथ साइन किया हुआ है। एक होता है बीआईटी, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ये एक बाइलेटरल एग्रीमेंट है जिसमें 2 कंट्रीज साथ बैठ के ये डिसाइड करती हैं कि दोनों कंट्रीज के जो सिटीजन्स है वो किस कंडीशन में एक दूसरी कंट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए किया जाता है ये बीआईटी।
एक होता है TIFA, ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। ये एक ऐसा ट्रेड पैक्ट है जो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होता है और ये ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए लाया जाता है और जो डिस्प्यूट चल रहे हैं 2 कंट्रीज़ या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में उनको रिजॉल्व करने के लिए TIFA साइन किया जाता है। आई होप आपको सारे ट्रेड पैक्ट्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया, मैंने सबका बता दिया आपको। सबके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन कौन सा क्या क्या कवर करता है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव CEPA ही होता है जो हमने UAE के साथ साइन किया है, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। सी नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल नहीं है, यहाँ एक न्यूज़ आई है कि फिलीपींस में टाइफून आया, उसका नाम है नोरू। तो हमने एक जापान में भी आया था टाइफून, उसका भी नाम हमने याद किया था सो दैट कभी मैच द फॉलोइंग में कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कौन सा टाइफून कौन से कोस्ट पे, कौन सी कंट्री के कोस्ट पे आया था। तो फिलीपींस के कोस्ट पे आया टाइफून नोरू और मैंने 1-2 दिन पहले ही बताया है नानमाडोल, टाइफून नानमाडोल वो कौन से कंट्री के कोस्ट पे आया है, कौन सी कंट्री को उसने हिट किया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। उसी से मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ कितने रेगुलर हैं, कितने ध्यान से आप वीडियोज़ को सुनते हैं। आपको बताना है टाइफून मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पे चलते हैं आप। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि मिड डे मील रिलेटेड फूड पॉइजनिंग केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और अब जो जितने केसेस आए हैं वो 6 ईयर में सबसे ज़्यादा पीक पे पाए गए हैं। मिड डे मील से बच्चों में फूड पॉइजनिंग हो रही है। इसके लिए CAG जो हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने किस किस चीज़ को ब्लेम किया है। एक तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनसफिशिएंट इंस्पेक्शंस, इरेगुलर लाइसेंसिंग और लिमिटेड रिपोर्टिंग। ये चारों पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको अच्छे से दिमाग में रखना है। सबसे पहले मिड डे मील के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मिड डे मील स्कीम के बारे में पूरे वर्ल्ड में अपने काइंड का ये लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें क्लास 1 से लेके 8 तक के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कवर किया गया। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्कूल्स में बच्चों की जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाया जाए, उनको खाना प्रोवाइड करवाया जाए या फिर उनकी न्यूट्रिशनल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्कूल्स में उनका एनरोलमेंट बढ़ाया जाए। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा। पहली बार ये प्रोग्राम 1925 में इंट्रोड्यूस किया गया था और मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो डिसएडवांटेज बच्चे थे उनके लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था। यूनियन गवर्नमेंट ने 1995 में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह इसे लॉन्च किया था फॉर द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1st to 5th। 2007 अक्टूबर में ये जो मिड डे मील स्कीम है इसको क्लास 8 तक स्केल अप कर दिया गया। अभी करंटली इसका क्या स्टेटस है, जो अभी करंट वर्जन है इस प्रोग्राम का, इसका नाम रीनेम करके रख दिया PM पोषण शक्ति निर्माण या फिर PM पोषण, ऐसा किया गया 2021 में। इसकी कवरेज कितनी है, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, मतलब एज ग्रुप आता है 6 से 14 तक का। इसमें अराउंड 12 करोड़ बच्चों को कवर किया जाता है इस स्कीम में। लीगल एंटाइटलमेंट देख लेते हैं। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया था, ये एक स्कीम नहीं थी बल्कि ये एक लीगल एंटाइटलमेंट था कि जब जो सभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लास के स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। और यही बात सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने भी रीअफर्म कर दी। कौन सी रूलिंग में, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2001 में ये सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म कर दिया था। फेडरल सेटअप देख लेते हैं कैसे कोस्ट डिवाइड होगी। रूल्स के अकॉर्डिंग एक चाइल्ड के लिए प्रतिदिन 4.97 रुपीज़ को अलॉट किया जाना है प्राइमरी क्लासेस के लिए और अपर प्राइमरी के लिए 7.45 रुपीज़। और ये स्टेट्स और सेंटर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, शेयर होगा, 60-40 के रेशियो में होगा। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन स्टेट्स में 90-10 के रेशियो में सेंटर और स्टेट कोस्ट को शेयर करेंगी। और ऐसी जो यूटीज़ हैं जहां लेजिस्लेटर नहीं है वहां सेंटर ही पूरा का पूरा 100% कोस्ट इसका बियर करेगी। ये था मिड डे मील स्कीम के बारे में। अब इस आर्टिकल में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं कि ये जो फूड पॉइजनिंग के केसेस आ रहे थे मिड डे मील को कंज्यूम करने के बाद, ये दोबारा से आने स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि लास्ट 90 डेज में 120 स्टूडेंट्स में
फूड पॉइजनिंग की दिक्कत पाई गई है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और बिहार में। 2022 में 979 विक्टिम्स आ चुके हैं फूड पॉइजनिंग के अभी तक, मतलब 979 केसेस हमारे सामने आ चुके हैं इंडिया के स्कूल्स में, और ये पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा आया है। अभी तक कम आता था, इस साल ये दिक्कत सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने काफ़ी सारी स्टेट्स को ऑडिट किया पिछले डिकेड में, और उन्होंने काफ़ी रीजंस दिए हैं जिसकी वजह से मिड डे मील प्रिपरेशन के लो स्टैंडर्ड्स हैं। क्या क्या रीज़न उन्होंने दिए? एक तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा इनसफिशिएंट इंस्पेक्शंस। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? खाना बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, किचन ही अच्छे से अवेलेबल नहीं है। इनसफिशिएंट इंस्पेक्शंस का मतलब क्या है? जो बड़े ऑफिशियल्स हैं जिनकी ड्यूटी है इसको इंस्पेक्ट करने की, वो आते ही नहीं है, इसको चेक ही नहीं करते हैं कि किस केस में किस हाइजीन के साथ खाना बन रहा है। वो लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। इर्रेगुलर लाइसेंसिंग, मतलब लाइसेंस प्रोवाइड करवाने में इर्रेगुलरिटी दिखाई जाती है। किसी को भी बिना उसका टेस्ट लिए, बिना उसको ऑब्जर्व किए लाइसेंस प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और लिमिटेड रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि अगर किसी पेरेंट को मिड डे मील में कोई दिक्कत मिल रही है तो वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग काफ़ी लिमिटेड है। और एब्सेंस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि फीडबैक नहीं लिया जाता है, ना ही बच्चों का ना ही उनके पेरेंट्स का कि बच्चे कैसा खाना खा रहे हैं, तो फीडबैक नहीं मिलता है। इसकी वजह से भी ये दिक्कतें देखने को ज़्यादा मिलती हैं। 2019 में मध्य प्रदेश में सीएजी ने ये पाया था कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, FSSAI, उसने फूड पॉइजनिंग के केसेस जब रिपोर्ट हुए उस टाइम पे डॉक्टर्स को नोटिफाई नहीं किया। मतलब डॉक्टर्स को बुलाना चाहिए था, डॉक्टर्स को नोटिफाई करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम नहीं किया गया। 2015-16 में मध्य प्रदेश में सीएजी ने ये देखा था, ये फाइंड आउट किया था कि 14,500 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें मिड डे मील बनाने के लिए किचन शेड है ही नहीं। मतलब कहीं खुले एरिया में बना रहे हैं, कहीं किसी क्लासरूम में बना रहे हैं, किचन शेड वहाँ प्रॉपर अवेलेबल है ही नहीं। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में क्या मिला कि 40% स्कूल्स ऐसे जिनमें एक शेड ही नहीं है। अभी तक हमने मध्य प्रदेश की बात की थी, अभी अरुणाचल प्रदेश में 40% स्कूल ऐसे थे जहां शेड ही नहीं है। फूड डिलीवरी का जो सिस्टम है सेंट्रलाइज्ड किचन से स्कूल तक पहुंचाने का, उसमें मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए 65 डिग्री सेल्सियस का जब उसको सर्व किया जाए, लेकिन इसका भी ध्यान नहीं रखा जाता है। ओवर 80% शॉर्टेज देखी जाती है, मतलब इंस्पेक्शन किया ही नहीं जाता। इंस्पेक्शन केवल 20% जगहों का किया जाता है। डिप्टी कलेक्टर केवल और केवल 20% का जगहों का इंस्पेक्शन कर पाते हैं, 80% जगहों का नहीं किया जाता है क्योंकि स्टाफ का शॉर्टेज इनके पास होता है। 2017 में हिमाचल प्रदेश में क्या फाइंड आउट किया गया था कि ये जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं वो 97% और 100% FBOs को दिए गए हैं, ये देखे बिना कि उनके पास ऐसे प्रीमाइसेस हैं या नहीं है जहाँ प्रॉपर मिड डे मील प्रिपेयर की जा सकती है या नहीं, प्रॉपर हाइजीन प्रॉपर सेफ्टी के साथ वो लोग कर रहे हैं या नहीं। बिना इंस्पेक्ट किए उनको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिए गए। तो ओवरऑल हमारे पास इश्यूज क्या निकल के आए, मैंने आपको बताया 4-5 इश्यूज हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट इंस्पेक्शंस, इर्रेगुलर लाइसेंसिंग और लिमिटेड रिपोर्टिंग और एब्सेंस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। ये 5 पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने की मिड डे मील स्कीम्स में फूड पॉइजनिंग के केसेस इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं या फिर मिड डे मील स्कीम में क्या कमियां हैं, तो उस केस में भी आप ये 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है OTT प्लेटफॉर्म्स पे। हमें पता है, अभी हमने कल जो वीडियो की थी उसमें OTT के बारे में अच्छे से पढ़ा था, OTT प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, फर्स्ट आर्टिकल उसमें मैंने OTT का ही समझाया है, काफ़ी डिटेल में बताया। आज केवल मैं जो ये एडिटोरियल आया इसको डिस्कस करूँगी। OTT प्लेटफॉर्म्स को टेलीकॉम सर्विसेज के एम्बिट के अंडर लाने की बात की जा रही है। गवर्नमेंट उसे टेलीकॉम सर्विसेज में जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उनको लाना चाहती है। मैंने बताया इससे क्या होगा, जो ये डिजिटल एप्लीकेशंस है काफ़ी सारे और OTT सर्विसेज हैं उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंडर उसको अगर लेके आया जाता है तो उन्हें एक लाइसेंस चाहिए होगा ऑपरेट करने के लिए, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑब्वियसली उस पर बढ़ जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म कौन से हैं, जैसे व्हाट्सएप, जूम, नेटफ्लिक्स, इनको
टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कैटेगराइज कर दिया जाएगा अगर ये बिल जो है वो पास हो जाता है, और फिर इन्हें रेगुलेटेड किया जाएगा आईटी एक्ट के द्वारा। जो नई डेफिनेशन है उसमें सब कुछ इंक्लूड किया गया है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज से लेके इलेक्ट्रॉनिक मेल तक, वॉइस मेल से लेके वॉइस तक, वीडियो और डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं उनसे जो भी कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड हैं उन सभी को इस नई डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। और बाकी अगर कुछ है तो गवर्नमेंट उसे अलग से नोटिफाई भी कर सकती है। हमारी कंट्री को एक नए लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का है, तो आप देख सकते हैं कितना पुराना ये हो चुका है, और आज की जो 21st सेंचुरी की जो रियलिटीज़ हैं उनके साथ ये अच्छे से डील नहीं कर पाता है। इसलिए क्योंकि ये 1885 में आया था, 1885, और आज हम 2022 में हैं, एक सेंचुरी से भी ज़्यादा हो गया है। इसमें केवल टेक्नोलॉजी ही इवॉल्व नहीं हुई है, बल्कि जो सोसाइटी है आज ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, ज़्यादा लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, यूज़र राइट्स, प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। उन सभी को डील करने के लिए भी एक नया लीगल फ्रेमवर्क लाने की हमें ज़रूरत है। और अभी 2017 में पुत्तास्वामी जो केस था उसमें ही हमारे हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया था कि सिटीज़न का राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट के लिए भी इन एक नए लीगल फ्रेमवर्क की हमें ज़रूरत हो जाती है। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी मैसेज को पब्लिक इमरजेंसी या फिर पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट का अगर वो हनन करता हुआ पाया जाता है तो उसको ट्रांसमिट होने से रोक सकती है। और क्लोज क्या ऐड किया गया है ड्राफ्ट बिल में कि एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी हर एंटिटी को, सो दैट कि ये पता चल पाए कि किस पर्सन को ये पावर दी जा रही है, उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सके जो कि सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला है। और एक ऐसा सिमिलर क्लोज आईटी रूल्स में भी लाया गया था लास्ट ईयर, जिसने ये कहा था कि जो मैसेजिंग एप्स हैं उन्हें अपना फर्स्ट ओरिजिनेटर जो होगा इन्फॉर्मेशन का, जैसे व्हाट्सएप में था, व्हाट्सएप में आपने देखा था लास्ट ईयर रूल्स में चेंज हुआ था, इस वजह से अब जो मैसेजेस हैं वो फॉरवर्डेड लिखा जाता है ऊपर, वो यही चेंज था आईटी रूल्स में। उसी की वजह से हुआ था कि फर्स्ट ओरिजिनेटर जो होगा मैसेज का उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और काफ़ी सारे ऐसे वैलिड रीज़न हैं कि ये डाउट किया जाए कि क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है बिना इंक्रिप्शन को ब्रेक किए, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट सेफ्टी की बात कर रही है, प्राइवेसी की बात कर रही है, दूसरा अगर इनको टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के गैम्बिट में लेती है तो वहाँ क्या हो जाता है, एन्क्रिप्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा और सभी कम्युनिकेशंस जो हैं वो वल्नरेबल हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का उन पे एक्सेस हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यूज़र्स और प्राइवेसी पे अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करना चाहिए और ये ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस करने चाहिए। इसलिए इसको वापस ड्राइंग बोर्ड या फिर जो भी इसके ड्राफ्टर्स हैं उसके पास दोबारा जाने की ज़रूरत है, इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि इंडिया को एक न्यूरो डाइवर्स वर्क प्लेस को प्रमोट करने की ज़रूरत है। न्यूरो डाइवर्स का क्या मतलब होता है? न्यूरो डाइवर्स का मतलब वो होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिससे कुछ लोग आम लोगों की तरह डील नहीं करते हैं, मतलब उन लोगों का जो न्यूरो डाइवर्सिफाई लोग हैं उनका किसी भी सिचुएशन को देखने का, लोगों के साथ बात करने का, कम्युनिकेट करने का जो वे है वो एकदम डिफरेंट होता है और उसको ये हमारी सोसाइटी जो है वो एक बीमारी के तौर पे ले लेती है, इलनेस के तौर पे कंसीडर करती है। लेकिन वो इलनेस नहीं होती, वो इनकी स्पेशल एबिलिटी होती है जिनको यूज़ करके हम अपनी वर्क प्लेस की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। देख लेते हैं पूरा आर्टिकल, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। 2019 में मैकिन्सी की एक स्टडी हुई थी, उसमें ये रिवील हुआ था कि ऐसी कंपनीज जिनमें जेंडर डाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब आप मेन और वीमेन दोनों को इक्वली चांस देते हैं, दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन जहां देखा जाता है, वहां जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अबव एवरेज मिलती है 25% से भी ज़्यादा, मतलब 25% से भी ज़्यादा प्रॉफिट उनको जेंडर डाइवर्सिटी का मिलता है। और जहां एथनिक डाइवर्सिटी देखी जाती है, मतलब डिफरेंट एथिक्स से जो लोग बिलोंग करते हैं वो कंपनी में हों, तो अपने कॉम्पिटिटर से
लड़ने में, उनको कॉम्पीट करने में 36% कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मतलब जेंडर डाइवर्सिटी और एथनिक डाइवर्सिटी दोनों से कंपनी को कितना फ़ायदा होता है, ये मैकिन्से की स्टडी ने हमें बताया। इंडियाज़ बेस्ट वर्क प्लेसेस इन डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन 2021, ये एक और रिपोर्ट आई थी जिसने क्या कहा कि डाइवर्स टीम्स जो होती हैं वो बेटर परफॉर्म कर पाती हैं, उनमें लीडरशिप इंटीग्रिटी ज़्यादा बूस्ट हो पाती है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में उनका ट्रस्ट ज़्यादा होता है और रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ ज़्यादा इंक्लूसिव वर्कफोर्स होती है, जैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट एथनिक ग्रुप से ज्वाइन करवाते हैं, हायर करवाते हैं, डिफरेंट जेंडर मतलब मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर को इक्वल चांस देते हैं और डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड के लोगों को वो हायर करते हैं, तो वो ज़्यादा इंक्लूसिव होता है और ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी देखा गया है। लेकिन आज भी ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में ऐसे पर्सन्स जो न्यूरो डाइवर्सिटी से सफ़र करते हैं उनकी एब्सेंस देखी जा सकती है। मतलब कुछ भी है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को भी कंपनीज हायर करवा लेती हैं, जेंडर डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करती है, सोशल बैकग्राउंड से भी अपने एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेती हैं, लेकिन जो न्यूरो डाइवर्स पीपल हैं उनकी अभी भी एब्सेंस कंपनीज में देखी जा सकती है। न्यूरो डाइवर्सिटी होती क्या है? वर्क प्लेस में न्यूरो डाइवर्सिटी किसे कहेंगे? ऐसे पीपल जो कि न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशंस जिनमें देखी जा सकती हैं। न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशंस कौन कौन सी होती है? अटेंशन डेफिसिट या फिर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट क्या होता है कि ये लोग अच्छे से किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा लंबे समय तक अटेंशन नहीं दे पाते, किसी भी चीज़ को ज़्यादा फोकस से अटेंशन से नहीं सुन पाते। या फिर हाइपर एक्टिविटी ऑर्डर कि जो नॉर्मल पर्सन की कैपेबिलिटी है किसी काम को करने की, उससे काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी इनमें देखी जा सकती है, तो उसको कहेंगे हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दोनों हो सकते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डायलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया और एस्पर्जर्स सिंड्रोम, ये सभी कंडीशंस हैं, ये न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशंस हैं। ये जिन पीपल में होती है उनको न्यूरो डाइवर्जेंट पीपल कहा जाता है। अब मैं आपको सभी टर्म्स बता देती हूँ। अटेंशन डेफिसिट मैंने आपको बता दिया, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मैंने आपको बता दिया। ये जो टर्म्स हैं ये मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायलेक्सिया क्या होता है? सबसे पहले कुछ लोगों को रीडिंग में और स्पेलिंग में दिक्कत होती है, इस कंडीशन को डायलेक्सिया कहा जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और इसमें लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट करने में और बातचीत करने में प्रॉब्लम फेस होती है, उनको कहा जाएगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? ये भी एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है ब्रेन में, और इसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत हो पाती है, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें कोऑर्डिनेशन चाहिए वो करने में डिफ़िकल्टी आएगी या फिर मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी होती है। डिसकैल्कुलिया क्या है कि एरिथमेटिक कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी आएगी ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से, ये उस कंडीशन को कहा जाता है। और ये एस्पर्जर सिंड्रोम क्या है? ये एक ऐसा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो ऑटिज्म से रिलेटेड है। इसमें भी सोशल इंटरेक्शन करने में ऑकवर्डनेस रहती है, स्पीच में कहीं देने में ऑकवर्डनेस रहती है, और इन लोगों का काफ़ी नैरो इंटरेस्ट किसी भी टॉपिक में देखा जा सकता है। आई होप आपको सभी टर्म्स क्लियर हो गई हैं। न्यूरोडाइवर्सिटी एक ऐसा नोशन है, एक ऐसी धारणा है कि जो सभी पर्सन इंटरेक्ट करते हैं और अपनी सराउंडिंग्स को डिफरेंटली एक्सपीरियंस करने वाले लोग न्यूरोडाइवर्स कहे जाते हैं। इन वैसे तो कोई भी थिंकिंग का, लर्निंग का या बिहेविंग का राइट वे नहीं होता है, लेकिन जो आम लोग करते हैं, जो सभी लोग करते हैं, उससे अलग हटके करने वालों को न्यूरोडाइवर्स पीपल कहा जाता है। और ये जो डिफरेंसेस हैं इनको किसी डिफेक्ट या डिसऑर्डर की तरह हमें काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी थिंकिंग, लर्निंग और बिहेविंग का राइट वे नहीं होता है। इसलिए सभी नेसेसरी स्किल सेट्स और डिग्री के बाद भी इन लोगों को जॉब नहीं दी जाती है, जॉब के लिए डिनाई किया जाता है, क्योंकि ये हर डिफरेंट सिचुएशन पे एक अलग रिएक्शन देते हैं। नॉन न्यूरोडाइवर्स पर्सन जो होंगे वो अलग से रिस्पॉन्ड करेंगे और इनका रिस्पॉन्स जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। इसलिए चाहे इनके पास नेसेसरी स्किल सेट अवेलेबल हो, नेसेसरी डिग्रीज भी हों, लेकिन इन्हें जॉब नहीं मिलती है। और यहाँ प्रॉब्लम किस वजह से है? इनकी न्यूरोडाइवर्सिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट न्यूरोडाइवर्जेंट कंडीशंस। इसलिए
अब टाइम आ गया है जब ऑर्गेनाइजेशंस को एक मोर अकोमोडेटिंग एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है, सो दैट ये न्यूरो डाइवर्स पर्सनस जो हैं इनको भी कंपनीज में अकोमोडेट किया जा सके। एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में नियरली 2 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो ये न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं और इनको ऑटिस्टिक माना जाता है। ऑटिज्म के बारे में आपने सुना होगा, ऑटिस्टिक इनको समझा जाता है, मतलब एक बीमारी के तौर पे ये देखा जाता है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 20% पीपल न्यूरोडाइवर्स हैं। यूएस में 85% पीपल जो हैं जिन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है वो अनएम्प्लॉयड है। ओवरऑल पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है यूएस में 4.2%, और उस 4.2% में 85% लोग वो हैं जिन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की दिक्कत है। इसलिए इस बात की अर्जेंसी को देखते हुए एक हमें वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है जहां न्यूरो डाइवर्स इंडिविजुअल्स का भी वेलकम हो। जो ऑर्गेनाइजेशंस न्यूरो डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करती हैं, उनको एक तरह से प्रमोट करती हैं, तो वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज दे पाती है। काफ़ी सारे एरियाज़ में ऐसा पाया गया है कि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, उनका बेटर वर्क कल्चर देखने को मिलेगा। ऑटिज्म एट वर्क एक इनिशिएटिव चलाया गया था। वहाँ क्या पाया गया कि जो न्यूरोटिपिकल एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब नॉन न्यूरो डाइवर्स लोग जो हैं, उनसे 90 to 140% न्यूरो डाइवर्स पीपल प्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं। इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उनमें देखी गई है और काफ़ी कम एरर वो करते हैं। इसलिए ऐसी टीम जो बोथ न्यूरो डाइवर्जेंट और न्यूरोटिपिकल मेंबर्स से बनी हुई हो, जिसमें दोनों मेंबर्स हों, वो ऐसी टीम से ज़्यादा एफिशिएंट होती है जिनमें केवल न्यूरोटिपिकल एम्प्लॉयज़ होंगे। न्यूरो डाइवर्जेंट इंडिविजुअल्स काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट अटेंशन डिटेल्स को देते हैं और इनके पास कॉम्प्लेक्स और रिपीटेटिव टास्क पे फोकस करने की एक अलग ही क्षमता होती है जो कि न्यूरोटिपिकल पीयर्स के पास नहीं होती है। इसलिए जो पीपल हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जिनमें है, वो अपने टास्क जो हैं वो उन लोगों से 40% फास्टर कर सकते हैं जो नॉन न्यूरो डाइवर्स हैं। और जिन लोगों को डायलेक्सिया है वो ज़्यादा अच्छे से स्पेशल रीजनिंग कर पाते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को 3 डायमेंशंस में रख के सोच पाते हैं, जिससे वो एक बेटर वे से ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ ऑब्जेक्ट्स को वो बेटर वे से एनालाइज कर पाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ हैं, इनका ये एक मल्टीपल सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। मतलब नॉन न्यूरो डाइवर्स पर्सन केवल एक सॉल्यूशन लाएगा, लेकिन ये जो पीपल होंगे ये मल्टीपल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स होते हैं जिनकी एवरेज या फिर अबव एवरेज इंटेलिजेंस होती है। कुछ कंपनीज हैं जो न्यूरो डाइवर्सिटी को प्रमोट करती हैं, जैसे डेलोइट, माइक्रोसॉफ्ट, एसएपी, जेपी मॉर्गन चेज, E&Y, इन्होंने न्यूरो डाइवर्सिटी हायरिंग प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है, नाम आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। 2 इंडियन ओरिजिन कंपनीज है, हट्टी कप्पी और लेमन ट्री होटल्स, इन्होंने भी न्यूरो डाइवर्स वर्कफोर्स को इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। ह्यूमन रिसोर्सेज और लीडरशिप टीम्स को ये साथ में मिलकर काम करना चाहिए और एंश्योर करना चाहिए कि जो वर्क प्लेस होगा वो न्यूरो डाइवर्स इंडिविजुअल्स के लिए भी कोऑपरेटिव होगा। जो प्रोसेस है इंक्लूसिव कल्चर को बनाने की, इसमें क्या होगा, कस्टमाइजिंग इंटरव्यूज, डे टू डे असिस्टेंस इन स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स को मिलना चाहिए, इन्हें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए सो दैट ये अपने ऑप्टिमल लेवल्स पे परफॉर्म कर पाए, अपनी बेस्ट से बेस्ट ये दे पाए। ऑर्गेनाइजेशन को केवल ऐसे बैरियर्स को रिमूव करने की जरूरत नहीं है जो इनकी प्रोग्रेस के बीच में आते हैं, बल्कि इनके लिए एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट, कंडक्टिव कंडीशंस क्रिएट करने की जरूरत है सो दैट ये अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव कर पाएं। मेंटरशिप प्रोग्राम चलाने चाहिए और कुछ के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए सो दैट ये अपना बेटर परफॉर्म कर पाए। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो ट्रेडिशनल ऑफिस से डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो न्यूरो डाइवर्स एम्प्लॉयज हैं वो ट्रेडिशनल ऑफिस में जो हसल एंड बसल रहती है, शोर धमाका सब रहता है, उससे दिक्कत होती है। तो इनके लिए एक फ्रेंडली ऑफिस बनाया जाना चाहिए इन डाइवर्स सेंसरी रिस्पॉन्सेज के साथ, सो दैट ये एम्प्लॉयज जो हैं वो ऑफिस स्पेसिस में कंफर्टेबल फील कर पाएं। इसलिए इन लोगों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो कि ओपननेस
हो जिसमें, और एम्प्लॉयर के पार्ट में भी चेंज होने की ज़रूरत है। मतलब केवल एम्प्लॉयज़ को ही नहीं, केवल टीम लीडर्स को ही नहीं, बल्कि जो एम्प्लॉयर है उसे भी अपने पार्ट पे चेंज करने की ज़रूरत है। और इस फ्लेक्सिबिलिटी से, मतलब इस छोटे से चेंज से आप काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो विद मिनिमल और नो एडिशनल कॉस्ट। आपको कॉस्ट कुछ नहीं लगानी है, या फिर थोड़ी बहुत मिनिमल कॉस्ट कुछ लगेगी, उस एक छोटी सी कॉस्ट पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल बेनिफिट्स रिजल्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ज़्यादा हायर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर की तरह अगर आप काम करना चाहते हैं, उसको इंश्योर करना चाहते हैं, तो कंपनीज को अपनी इंक्लूसिविटी की डेफिनेशन को वाइड करना होगा। और जैसे डिफरेंट जेंडर के, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स के, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोगों को इंक्लूड करना कंपनीज ने स्टार्ट किया है। वहीं इस इंक्लूसिविटी की डेफिनेशन में ये न्यूरो डाइवर्स वर्कफोर्स को भी इंक्लूड करना होगा, इनकी भी पार्टिसिपेशन को ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था। आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है सॉफ्ट पावर से रिलेटेड। सॉफ्ट पावर जिस एक ऐसी रेस है, नई रेस है, जिसमें हर कंट्री जीतना चाहती है। ये आर्टिकल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में पिक किया है। ये 26 सितंबर का लास्ट आर्टिकल है, फिर हम 27 वाला करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझिए पूरा। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है? ये एक ऐसी पावर ऑफ अट्रैक्शन है जो कि कल्चर के थ्रू, पॉलिटिकल आइडियाज या फिर पॉलिसीज, इनके थ्रू जीतना, रादर देन मिलिट्री हार्ड पावर। मतलब मिलिट्री यूज के बिना आप कल्चर के थ्रू या फिर पॉलिटिकल आइडियाज या फिर पॉलिसीज के थ्रू जब जीतते हैं या फिर एक पावर पोजेस करते हैं, उसको सॉफ्ट पावर कहा जाता है। और ये आजकल इसका इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया है। इसमें स्मॉलर नेशंस का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता हुआ सॉफ्ट पावर की तरफ देखा जा सकता है। और ये क्या कर रहे हैं, जो स्मॉलर नेशंस है वो इलाइट स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में एक सक्सेस मिलती है तो ऐसा माना जा रहा है कि एक नेशन के सॉफ्ट पावर अटेन करने के चांसेस जो हैं वो बूस्ट हो जाते हैं। मतलब सॉफ्ट पावर, अगर आप स्पोर्ट्स में अपने देश को काफ़ी आगे ले जाते हैं तो भी आप अपनी सॉफ्ट पावर को अटेन कर रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसलिए इंडिया की बात करें तो इंडियन स्पोर्ट्स का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है। टोक्यो ओलंपिक्स हुए, बिर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, इनमें हमारी गुड परफॉर्मेंस देखी गई। नीरज चोपड़ा ने मेंस जॉलिंग थ्रो में एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता और ये घर घर में एक हाउस होल्ड नेम बन गए। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए जो 2022 में, इंडियन एथलीट्स ने 61 मेडल्स जीते, जिनमें से 22 गोल्ड थे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारे एथलीट्स का परफॉर्मेंस रहा। और इन मेडल्स की वजह से केवल हमें प्राइड ही नहीं हुआ, सभी इंडियन सिटीजन्स को केवल प्राइड ही नहीं हुआ, बल्कि इससे हमारी कंट्री की जो सॉफ्ट पावर है ना, वो भी पूरे ग्लोबल स्टेज पे डेमोन्स्ट्रेट हो गई, शो हो गई। और इससे हमारा जो स्टेटस है वो बन गया एक ग्रेट जियोपॉलिटिकल एक्टर का। एक सर्वे हुआ, सर्वे की बात कर लें तो अभी तक ऐसा कोई इम्पीरिकल एविडेंस नहीं है जहां ओलंपिक या अदर वर्ल्ड चैंपियनशिप में परफॉर्मेंस जो है वो सॉफ्ट पावर को इम्प्रूव करता है, ऐसा कहीं कहा गया हो। मतलब कोई एविडेंस नहीं है कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ओलंपिक्स में मेडल्स जीत रहे हैं या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीत रहे हैं तो आपकी सॉफ्ट पावर इम्प्रूव होगी ही नहीं, इसका कोई सबूत आपके पास नहीं है। लेकिन एक कंट्री की ओलंपिक अचीवमेंट अगर होती है तो उसका उसकी नेशनल की सॉफ्ट पावर पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ये बात पक्की है। और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, हमें पता है, तो चाइना के लिए हमारा एक प्रीजुडिस्ड व्यू बना हुआ है। प्रीजुडिस्ड व्यू कैसे बना हुआ है? इसके ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को देखते हुए, माइनॉरिटीज पे इसका क्या स्टैंड है, हमें पता है उइगुर जो माइनॉरिटीज हैं इनके साथ चाइना का कैसा बिहेव है, कैसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो हमारा जो चाइना के पूरे वर्ल्ड का चाइना के प्रति जो परसेप्शन है वो पॉजिटिव नहीं है, ना ही रशिया के लिए है, ना ही नॉर्थ कोरिया के लिए है। लेकिन इंडिया क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है,
चाइना तो कम्युनिस्ट है, इंडिया डेमोक्रेटिक है, तो हमें इन सब फैक्टर्स के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें चाइना के केस से कुछ लेसन सीखने की ज़रूरत ज़रूर है। चाइना एलाइट स्पोर्ट्स में अपनी सुपीरियरिटी को यूज़ करता है सो दैट वो अदर कंट्रीज़ के साथ पीपल टू पीपल रिलेशंस बिल्ड कर पाए। कैसे? देखते हैं, एग्जांपल देखिए। अफ्रीकन कंट्रीज से एथलीट्स जैसे मेडागास्कर जो हैं वो स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस में काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं, तो वहाँ से एथलीट्स को चाइना बुलाया जाता है, जो कि बीजिंग को हेल्प करते हैं। पूरी वाइडर पॉपुलेशन, जो ग्लोबल पॉपुलेशन, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये क्रिएट करता है, और मेडागास्कर के साथ भी इसके फॉर्मल रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो चाइना है उसके एथलीट्स की परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाएगी। चाइना ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है कुछ कंट्रीज के साथ, जैसे केन्या के साथ, सो दैट जो चाइनीज रनर है वो केनियन एथलीट्स के साथ ट्रेनिंग कर पाए, क्योंकि केनियन एथलीट्स जो हैं वो, जब बात आती है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की, तो वर्ल्ड में बेस्ट माने जाते हैं केनियन एथलीट्स। तो उस टाइम चाइना की एक तरह से फॉर्मल रिलेशंस भी अच्छे हो रहे हैं कंट्रीज के साथ, और अपनी एथलीट्स को भी ये बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेडल टैली जो है 7 है। टोक्यो ओलंपिक्स में हमने 7 मेडल्स जीते हैं, और इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है ये इंडिया में। लेकिन जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से मेडल कुछ भी नहीं आते, और इंडिया का पॉपुलेशन टू मेडल रेशियो जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट है जब ओलंपिक्स की बात आती है। इंडिया ने 1900 से लेके आज तक ओलंपिक्स में केवल 35 मेडल्स जीते हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन केवल 35 मेडल्स हमने जीते हैं। 1.3 बिलियन प्लस की हमारी पॉपुलेशन है। काफ़ी सारे रीजंस हैं इंडिया की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के लिए। जो प्रोफेशनल एंगेजमेंट है स्पोर्ट्स में, वो किस किस चीज़ से हैम्पर होती है। हमारा जो एलिमेंट्री स्कूल लेवल है, मतलब छोटे क्लासेस में जो इंडियंस हैं उनका काफ़ी लो और स्केंट एक्सपोजर होता है स्पोर्ट्स से, मतलब स्पोर्ट्स पे काफ़ी कम ध्यान दिया जाता है, केवल पढ़ाई के लिए ही बच्चों को उकसाया जाता है, उनका पूरा फोकस पढ़ाई पे ही रखने की कोशिश की जाती है, जिससे स्पोर्ट्स हैम्पर होते हैं। सितंबर 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लॉन्च की थी, सो दैट इंडिया की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स में। और यहाँ एक्स्ट्रा मॉनिटरी असिस्टेंस देने की बात की थी, और इंटरनेशनल और नेशनल कोचिंग से बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने की बात की गई थी। और इसी वजह से, इन पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया की जो ग्रेजुअल सक्सेस है स्पोर्टिंग में वो देखी जा सकती है। 2016 में नीति आयोग एक रिपोर्ट लाई अपनी, जिसमें 20 पॉइंट प्लान भी लाया गया, सो दैट इंडिया की ओलंपिक में परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सके। इंडिया में आज भी स्पोर्ट्स के लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, और जो अर्ली स्टेज पे एथलीट्स होते हैं उनके स्किल्स को और ज़्यादा निखारा जा सके, ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे पास आज भी नहीं है। इसलिए इसने रेकमेंड किया था कि फैमिली, कम्युनिटी, स्कूल और रीजनल एकेडमिक, स्टेट, नेशनल सभी लेवल पे हमें एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, सभी लेवल पे चीज़ें इंप्रूव करने की हमें ज़रूरत है। 2018 में एक क्वेश्चन किया गया, तो उसके रिप्लाई में पार्लियामेंट में कहा गया कि इंडिया केवल 3 पैसे पर डे पर कैपिटा स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करता है, स्पेंड करता है, केवल 3 पैसे, 3 रुपीज़ नहीं, 3 पैसे। और चाइना जो है वो 6.1 रुपीज़ स्पेंड करता है पर डे पर कैपिटा। हमारे यहाँ 3 पैसे, चाइना में 6.1। आप समझ सकते हैं कितना 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 ज़्यादा डिफरेंस है। मेगा स्पोर्टिंग इवेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप जनरेट कर देते हैं। जैसे बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं उन्हें काफ़ी लोग देखते हैं, इसलिए ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां कंट्रीज अपने कल्चर, वैल्यूज़ और ट्रेडिशन का शोकेस कर सकती हैं, पूरे वर्ल्ड में अपने कल्चर, वैल्यूज़ और ट्रेडिशन को दिखा सकती हैं। इंडियन ओलंपिक कमेटी ने ये क्लेम किया था, जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हैं वो 3.05 बिलियन पीपल देखते हैं, और 2016 से 74% इंक्रीज इनमें हो गया है। इसलिए ये इस बात से ये प्रूव होता है कि हमारे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, सो दैट हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी सोशल सॉफ्ट पावर को इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज है, और इसकी हेल्प से हम अपनी सॉफ्ट पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को पॉलिटिक्स से मूव करके स्पोर्ट्स पे जाने की ज़रूरत है, और पॉलिटिशियंस की जगह फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं
जो अब रिटायर हो चुके हैं उनको स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए चूज करना चाहिए। पॉलिटिशियंस को क्या नॉलेज होगी स्पोर्ट्स की, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनको आप चूज करेंगे एज लीडर तो वो काफ़ी बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अब वे फॉरवर्ड क्या है हमारे पास, इंडियन गवर्नमेंट के लिए कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं सो दैट हमारी कंट्री की स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस और सॉफ्ट पावर दोनों इंक्रीज हो सके। फर्स्ट क्या है, इंडिया को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने चाहिए कुछ नेशंस के साथ जो कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में एक्सेल करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे जो हैं उन नेशंस के साथ हमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने चाहिए। और ये एम होना चाहिए कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको ओवरसीज ट्रेन करवाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया और यूएस हमें यूएस नहीं यूके हमें स्विमिंग में असिस्ट कर सकते हैं। रनिंग की बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज जैसे केन्या, वहाँ से हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर सकते हैं और कोई भी असिस्टेंस वहाँ से मिले इस चीज़ का हमें वेट नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना होके केवल स्पोर्ट्स पे अगर हम फोकस करें तभी हम इस चीज़ को आगे ले जा पाएंगे। चाइना का एग्जाम्पल हमें लेना है। चाइना ने रिक्वेस्ट किया था इंडियन असिस्टेंस अपनी क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए चाइनीज़ सिटी में। देखो चाइनीज़ सिटी का नाम है चोंग क्विंग, ये आपको नाम ध्यान रखना है, प्लेसेस इन न्यूज़ में आ सकता है। चोंग क्विंग ये चाइना में है। यहाँ इसने रिक्वेस्ट किया था कि इंडिया की तरफ से इसे क्रिकेट में असिस्टेंस मिल पाए। और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम, चाइना के पास एक स्कीम है जहां कुछ स्पोर्ट्स पे फोकस करना, मतलब आपको हर स्पोर्ट पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ सेलेक्टेड फ्यू स्पोर्ट्स पे फोकस करना है। वो एक कंट्री के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जैसे कि इंडिया के लिए, सो दैट हमारी जो स्पोर्टिंग एबिलिटीज़ हैं और स्टैंडिंग है उसको एनहांस किया जा सके। हमारे जो टॉप्स के अंडर नंबर ऑफ एथलीट्स हैं, एटलीस्ट 500 एथलीट्स हमारे होने चाहिए जिन्हें ट्रेन किया जाए एक कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट में सो दैट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी की जा सके। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम बूस्ट कर सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर हार्नेस कर लेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो पाएगा और एक बेटर कंट्री, एक बेटर परफॉर्मेंस हमें स्पोर्टिंग इवेंट्स में देखने को मिलेगी। जितना ज़्यादा एक पर्सन का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो पर्सन्स का स्पोर्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो इवेंट्स को ज़्यादा परफॉर्म भी करेंगे, देखेंगे भी। इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए एक ह्यूज मार्केट है, ह्यूज मार्केट क्रिएट की जा सकती है। एट लास्ट ये कहा गया है कि गवर्नमेंट को पीपीपी मॉडल पे काम करना चाहिए और बेसिक स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना चाहिए, जैसा कि नीति आयोग ने रेकमेंड किया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल से काम करना शुरू करना चाहिए, अर्ली स्टेज पे ही टैलेंट को कैप्चर करना चाहिए, उसे प्रमोट करना चाहिए। और सॉफ्ट पावर जो है ये कोई एंड नहीं है बल्कि इट इज़ अ मीन्स टू एन एंड, मतलब सॉफ्ट पावर की पावर को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पावर हो जाती है। इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था। वोकैबुलरी के वर्ड्स देख लेते हैं। 2 वर्ड्स हैं हमारे पास। पहला है रिवर, रिवर का मतलब है सम्मान। दूसरा है थोरोफेयर, थोरोफेयर का मतलब है मार्ग, वे या फिर डोरवे। ये दोनों वर्ड्स आपको याद करने हैं, आपकी वोकैबुलरी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। अब 27 सितंबर के न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट न्यूज़ क्या है 27 सितंबर में हमारे पास, कि नेविक सिस्टम के लिए सेंटर पुश कर रहा है कि हमें नेविक सिस्टम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है और टेक्नोलॉजी गैंट्स जो हैं उन्हें यूनियन गवर्नमेंट पुश कर रही है कि ऐसे स्मार्टफोन्स वो बनाएं जो कि हमारे होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम जो कि नेविक सिस्टम है उसके साथ कंपेटिबल हो। आर्टिकल समझ लेते हैं। पहले मैंने बताया कि गवर्नमेंट टेक्निकल गाइडेंस को पुश कर रही है कि वो ऐसे स्मार्टफोन्स बनाएं जो कि हमारे नेविक सिस्टम के साथ कंपेटिबल हो, लेकिन जो कंपनीज हैं जैसे Xiaomi, सैमसंग, एप्पल, इन्हें ये डर लग रहा है कि इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, डिस्रप्शंस बढ़ जाएंगे क्योंकि इसमें हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा। इसलिए कंपनीज जो हैं वो इससे डर रही हैं। नेविक की डेफिनेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। फॉरेन सिस्टम्स हमारे पास क्या अवेलेबल हैं, यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी वो फॉरेन सिस्टम्स पे अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहती है। अभी क्या यूज़ होता है, यूएस का जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यूज़ होता है।
और गवर्नमेंट क्या चाहती है, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए और नेविक सिस्टम जो है वो ज़्यादा यूज़ में आ जाए, क्योंकि नेविक सिस्टम हमारी डोमेस्टिक नेविगेशन को ज़्यादा एक्यूरेटली प्रोवाइड करवा पाता है और इसके यूज़ से हमारी इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा। चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, रशिया, इन सभी कंट्रीज़ के पास अपना खुद का ग्लोबल या फिर रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, सो दैट वो जीपीएस जो कि यूएस का है उसको राइवल कर सकें। लेकिन इंडिया के पास इंडिया में इतना ज़्यादा एक तरह से प्रोमोटेड नहीं है, इतना ज़्यादा यूज़ इसका नहीं हो रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट इसके यूज़ को पुश करने की कोशिश कर रही है। नेविक के बारे में देख लेते हैं, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये जो नेविक है ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है एक, जिसको इसरो ने डेवलप किया था। इसमें 8 सैटेलाइट्स हैं, 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं और 5 सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, एक रिलायबल पोजीशन प्रोवाइड करवाना, नेविगेशन और इंडिया के आसपास के एरियाज और इंडिया के ऊपर जो टाइमिंग सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करवाना। ये ऐसे ही काम करता है जैसे यूएस का जीपीएस काम करता है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो है 1500 किलोमीटर, तभी ये रीजनल कहा जा रहा है। और इसको सर्टिफाई भी किया गया है। सर्टिफाई किसने किया है, एक ऐसी ग्लोबल बॉडी ने जो कि मोबाइल टेलीफोनी स्टैंडर्ड्स को कोऑर्डिनेट करती है। नाम क्या है उसका, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट 3GPP। यूज़ क्या है इसके नेविक सिस्टम के, टेरेस्ट्रियल, एरियल और मैराइन नेविगेशन, मतलब धरती पे, हवा में और पानी में नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल की ट्रैकिंग और फ्लीट मैनेजमेंट, जैसे माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में फ्लीट मैनेजमेंट हम कर पाएंगे। मोबाइल फ़ोन के साथ ये इंटीग्रेट हो पाएगा और एटीएम और पावर ग्रिड्स में प्रिसाइज टाइमिंग हमें इससे मिल पाएगी। मैपिंग और जियोडेटिक डाटा कैप्चर हम कर पाएंगे। ये इसके यूजेस हैं। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। मैं आपको जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी के बारे में डिफरेंस बता देती हूँ। देखो, जो जियो स्टेशनरी है और जियो सिंक्रोनस है, दोनों ही अर्थ से 36,000 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं। मतलब ऊंचाई जो हाइट होती है वो होती है दोनों में ही, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस दोनों में होती है 36,000 किलोमीटर की। लेकिन फ़र्क क्या होता है, जैसे सपोज ये हमारी अर्थ है, एक मिनट, ये अर्थ है हमारी, ऐसे ऑल्दो टिल्टेड होती है थोड़ी सी, लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि ऐसे ही हमारी अर्थ है। तो बिल्कुल ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के साथ में जो बनी हुई है 36,000 किलोमीटर की दूरी पे जो ऑर्बिट बनी हुई है, ये होती है जियो स्टेशनरी। और जियो सिंक्रोनस कौन सी होती है, ये कहीं किसी भी इंक्लिनेशन पे हो सकती है। मतलब ये तो इक्वेटर के एक तरह से इक्वेशन में होगी, लेकिन जियो सिंक्रोनस वाली जो है वो एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे होगी, किसी भी इंक्लिनेशन पे हो सकती है। ये डिफरेंस होता है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, यूपी में एक दलित स्टूडेंट की डेथ हो गई है। उसे उसके टीचर ने मारा था। उसने एग्जाम में गलत आंसर्स लिखे थे, उसकी वजह से उसके टीचर ने उसको पीटा और उसकी डेथ हो गई। ऐसे केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन में ऐसा कुछ केस आ ही जाता है। तो हमारे लिए SC/ST एक्ट के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। SC/ST एक्ट 1989 में लाया गया था और ये ऐसा एक्ट था पार्लियामेंट का जो लाया गया था SC/ST कम्युनिटीज़ के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको प्रोहिबिट करने के लिए और उनके साथ जो एट्रोसिटीज़ की जाती है उनको प्रिवेंट करने के लिए। ये एक्ट इस बात का रिकॉग्निशन भी था कि आज भी ये रियलिटी है कि इतने सारे मेजर्स लेने के बाद भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ अभी भी एट्रोसिटीज़ अपर कास्ट करती हैं। और इस एक्ट को ये ध्यान में रखते हुए इनेक्ट किया गया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 में सेफगार्ड्स दिए गए हैं उनको इनेक्ट अच्छे से किया जा सके। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। और इसको 2 ऑब्जेक्टिव से लाया गया था कि जो ये वल्नरेबल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा कि जो विक्टिम्स है जिनके साथ कास्ट के बेसिस पे एट्रोसिटीज़ की जा चुकी हैं उनको रिलीफ और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करवाना। जो SC/ST एक्ट है इसको 2018 में अमेंड भी किया गया। और क्या चेंज किया गया कि अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ज़रूरी नहीं है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी से प्रायर अप्रूवल लेना भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के लिए ज़रूरी नहीं है। बिना अप्रूवल लिए भी वो SC/ST के ऊपर अगर कहीं एट्रोसिटी का केस आता है उस केस में FIR फाइल कर सकते हैं।
इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, ये एक आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, इनको 14 डेज के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है कि पुलिस के पास उस एक्यूज्ड की फिजिकल कस्टडी है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में क्या होगा, जो एक्यूज्ड है उसको कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट की कस्टडी में रखा जाएगा। पुलिस कस्टडी में पुलिस की कस्टडी में रखा जाएगा और जुडिशियल कस्टडी में कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट की कस्टडी में उसको रखा जाएगा। पुलिस कस्टडी में जो एक्यूज्ड है उसको पुलिस स्टेशन में लॉज किया जाएगा और पुलिस स्टेशन के लॉकअप में, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में उसको केवल जेल में रखा जाएगा, लॉकअप में उसको नहीं डाला जाएगा। पुलिस जब किसी की पर्सन की कस्टडी लेती है उस टाइम पे जो कोड है वो होता है सीआरपीसी, जो काम करता है, और उनको पुलिस को उस एक्यूज्ड को विदिन 24 आवर्स अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। ये ऐसा प्रोविजन है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी के टाइम पे जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है वो सस्पेक्ट के साथ इंटेरोगेशन नहीं कर सकता, कोई भी क्वेश्चन पुलिस ऑफिसर उस टाइम पे नहीं पूछ सकता। लेकिन अगर कोर्ट ऐसी इंस्ट्रक्शन दे, कोर्ट अलाउ कर सकता है इंटेरोगेशन कंडक्ट करने के लिए। अगर कोर्ट ये मानता है कि इंटेरोगेशन करना ज़रूरी है और जो फैक्ट्स हैं उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, तो उस टाइम पे कोर्ट अलाउ कर सकता है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो जुडिशियल कस्टडी वाले एक्यूज से भी इंटेरोगेशन कर पाए। आई होप आपको इनका डिफरेंस समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि सेंटर ने 10 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि उन्होंने ऐसी वीडियोस डाली थी जो कि हेट स्पीच से रिलेटेड थी। तो हेट स्पीच के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझना अच्छे से। हेट स्पीच ऐसे वर्ड्स के लिए रेफर किया जाता है जिनका इंटेंशन किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप या फिर उस किसी कम्युनिटी या फिर किसी रिलीजन, रेस के खिलाफ हेट्रेड क्रिएट करना है। और ये स्पीच जो है इसका कोई मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो मेनली वायलेंस में देखा जाएगा। लॉ कमीशन की 267th रिपोर्ट जो आई थी उसमें हेट स्पीच को कहा गया था कि एक ऐसा इंसाइटमेंट जो कि किसी ग्रुप के खिलाफ हेट्रेड को प्रमोट करता है इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ या फिर लाइक के बेसिस पे। अगर किसी टाइम पे किसी इशू में ये देखना है कि जो पर्टिकुलर स्पीच है वो हेट स्पीच है या नहीं है, तो उस स्पीच का जो कंटेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके कंटेक्स्ट को देखते हुए ही आप ये डिसाइड करेंगे कि जो स्पीच दी गई है वो हेट स्पीच है या नहीं है। और इस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि यहाँ प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनोमी को एक्सरसाइज नहीं किया जाता, ना ही फ्री स्पीच प्रिंसिपल्स को लाया जाता है, जो कि किसी भी सोसाइटी के सेक्शन के लिए डेट्रीमेंटल होते हैं। फ्री स्पीच हमें काफ़ी सारी ये पावर देती है। फ्री स्पीच मतलब एक तरह से अपने ओपिनियन को रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अपने ओपिनियन को रख ही नहीं पाएंगे तो वो फ्री स्पीच नहीं कहलाएगी। लेकिन हेट स्पीच जो होती है वो आर्टिकल 19(1)(a) में एक एक्सेप्शन है। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन हेट स्पीच की हमें फ्रीडम नहीं दी जाती। ये आर्टिकल 19 में एक्सेप्शन है। मेजर रीजंस क्या हो सकते हैं हेट स्पीच के? एक रीज़न हो सकता है फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर फील करते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कुछ स्टीरियोटाइप्स जो चलते आ रहे हैं उनमें बिलीव करते हैं, उनके माइंड में वो एकदम गढ़ गए होते हैं स्टीरियोटाइप्स, और उन्हीं स्टीरियोटाइप्स की वजह से वो ऐसा बिलीव करने लग जाते हैं कि कुछ पर्टिकुलर कोई क्लास या फिर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो है वो उनसे इन्फीरियर है और उनको ऐसे राइट नहीं मिलने चाहिए जैसे उन्हें मिलते हैं। तो उस केस में भी वो लोग हेट स्पीच दे सकते हैं। कुछ लोग हेट स्पीच एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ अगर वो स्टबबोर्न है, जिद्दी हैं, उस केस में भी दे सकते हैं। अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ स्टबबोर्ननेस रखता है तो वो उस किसी दूसरे का राइट जो है वो पीसफुली कोएग्जिस्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जो उसके अंदर की आग है वो आपको हेट स्पीच में दिख जाएगी। लीगल पोजीशन देख लेते हैं हेट स्पीच पे क्या है। आईपीसी में, आईपीसी के सेक्शन 153A 153B है, वो क्या कहते हैं कि कोई भी अगर दो ग्रुप के बीच में एनमिटी या हेट्रेड करने की कोशिश करता है तो उस केस में पनिशमेंट इसमें दी गई है। सेक्शन 295A है जो आईपीसी का, वो
उन पनिशिंग एक्ट के साथ डील करता है जो किसी भी रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 505(1) और 505(2) में क्या कहा है कि अगर कोई भी ऐसा कंटेंट पब्लिश किया जाता है या सर्कुलेट किया जाता है जो दो ग्रुप्स के बीच में हेट्रेड फैलाए, इल विल कॉज करे, तो उसको भी एक ऑफेंस इसमें माना गया है। अब आरपीए एक्ट के अंदर भी हेट स्पीच के बारे में कुछ कहा गया है। आरपीए एक्ट का सेक्शन 8 जो है उसमें क्या कहा गया है, ऐसा कोई पर्सन जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का इलीगल यूज करते हुए कभी पाया गया है उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोका जा सकता है, उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट नहीं है। सेक्शन 123(3)(a) और 125 क्या कहता है आरपीए का, ये रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे एनिमोसिटी का प्रमोशन करने पे रोक लगाता है इलेक्शन के टाइम पे, और इनको करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। कुछ सजेशन आईपीसी में सजेस्ट किए गए थे। विश्वनाथन कमेटी 2019 में लाई गई थी। आपको ध्यान रखना है विश्वनाथन कमेटी किस चीज से रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है हेट स्पीच से। क्वेश्चन आ सकता है। तो इसने क्या सजेस्ट किया था, किसने कहा था कि सेक्शन 153(c)(b) और सेक्शन 505(a) को आईपीसी में इंसर्ट करने की जरूरत है, सो दैट कोई भी ऐसा ऑफेंस है जहां रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी, ट्राइब, किसी के भी बेस पे अगर कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट मिले, मतलब पनिशमेंट का प्रोविजन होना चाहिए। और इसमें प्रपोज्ड पनिशमेंट कितनी थी, अप टू 2 years अलॉन्ग विद अ फाइन ऑफ 5,000 रुपीज, ये पनिशमेंट इसने प्रपोज की थी। बेस बारुआ कमेटी आई थी 2014 में। इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी, इसने कहा था कि आईपीसी के सेक्शन 153(c) में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। जो ऐसे एक्ट हों जो ह्यूमन डिग्निटी को मतलब हार्म करने के लिए किए गए हों, ऐसे एक्ट्स में 5 years तक की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और सेक्शन 509(a) आईपीसी को भी इसने अमेंड करने की बात कही थी, जहां कोई भी ऐसा वर्ड, गेस्चर या एक्ट यूज किया जाता है जो किसी पर्टिकुलर रेस के मेंबर के खिलाफ उसको हर्ट करने के लिए किया जाता है, उस केस में पनिशमेंट होगी 3 years या फिर फाइन या फिर बोथ। मतलब जो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ एक्ट किए जाते हैं उस केस में पनिशमेंट इसने कहा था 5 years होनी चाहिए, यहाँ 3 years। तो आपको डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना है अगर आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग में यूज करते हैं तो। कुछ केसेस भी हैं हेट स्पीच से रिलेटेड। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में ये कहा था कि हिस्टोरिकल ट्रूथ जो हैं उन्हें डिपिक्ट करना जरूरी है। कोई सच्चाई है पास्ट की, उसको आपको दुनिया के सामने रखना जरूरी है, लेकिन उसको ऐसे वे में डिस्क्लोज नहीं करना है जिससे हेट्रेट एंकरेज हो, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में हेट्रेट या एनमिटी उससे एंकरेज हो। इस वे से आपको नहीं रखना है। रखना है आपको हिस्टोरिकल ट्रूथ को सामने रखना है, लेकिन इस वे से नहीं जिससे दो क्लासेस या कम्युनिटीज के बीच में हेट्रेट या एनमिटी फैल जाए। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था। इसमें आईटी एक्ट 2000 वाला था, उसके सेक्शन 66(a) के बारे में बात की गई थी। और इसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, लेकिन कोर्ट ने ये डिफरेंस कर दिया कि डिस्कशन, एडवोकेसी और इंसाइटमेंट में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल 19(1) में भी डिस्कशन, एडवोकेसी और इंसाइटमेंट में डिफरेंस है। अगर आप कहीं कुछ डिस्कस कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है, कहीं आप एडवोकेसी कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है, और कहीं आपके एक्ट की वजह से कुछ इंसाइटमेंट हो रहा है तो वो अलग चीज है। इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने ये कह दिया है ऐसे ओबीसीज जो कि सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हैं वो ईवीएस के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट पोस्ट के लिए ईवीएस का कोटा यूज कर सकते हैं। मतलब जो ऐसी ओबीसी कम्युनिटीज हैं जो कि स्टेट लिस्ट में तो आती हैं लेकिन सेंट्रल लिस्ट में वो नहीं आती है, वो गवर्नमेंट सर्विसेज में ईडब्ल्यूएस कोटा क्राइटेरिया यूज कर सकती हैं अगर वो अदर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हों तो। ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने कहा है। तो इस आर्टिकल में इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि ऐसा कोई वर्डिक्ट यहाँ आ गया है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का प्रोविज़न दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम दिखाया जाएगा,
और ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल जो लाई है, इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। मैंने आपको बताया एक प्लेटफॉर्म की प्लानिंग की जा रही है सो दैट जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उनको लाइव स्ट्रीम दिखाया जाएगा। और ये मूव किस लिए लाया गया है कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज की जा सके। बात इसके लिए 2015 में ही स्टार्ट हो गई थी कि ट्रांसपेरेंसी हमें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंक्रीज करनी है। NJAC लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और लेकिन उसको 2015 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से स्ट्रक डाउन भी कर दिया था, उसको हटा दिया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इससे गवर्नमेंट का कंट्रोल जुडिशरी पे हो जाएगा। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन भी इनवाइट किया गया सो दैट ये जो हमारा ओपेक कॉलेजियन सिस्टम है उसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट का जो वे है इसको इम्प्रूव किया जा सके, उस पर पब्लिक ओपिनियन भी मांगा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए ये जजमेंट अपनी डिलीवर कर दी है कि उसकी प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। और लेकिन ये स्टेटमेंट देने के बाद भी जो चीफ जस्टिस आए उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो हेजिटेंट रहे अपनी खुद की वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन अब किया जाएगा। तो इस आर्टिकल में मैंने आपको बता दिया ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल जो है। आरटीआई के बारे में पढ़ लेते हैं, आरटीआई है क्या। आरटीआई का बैकग्राउंड हमें कहाँ से देखने को मिलता है, 1948 में जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया गया था और यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया था। सभी के पास ये राइट है कि वो राइट सीक रिसीव कर सके इंफॉर्मेशन को, और बिना फ्रंटियर्स को ध्यान में रखते हुए किसी भी मीडिया के थ्रू वो अपने आइडियाज़ या फिर इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाए, ये सबके पास राइट है। इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में क्या कहा गया, सभी के पास ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू सीक एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन है और आइडियाज़ है। ये आरटीआई लॉ हमारे कंट्री में जो आया इसका जेनेसिस 1986 में देखा जा सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केस में क्या कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में क्लियरली प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसका मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इसको सिटीजन्स के द्वारा फुली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, फुली यूज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन को पहली बार आर्टिकल 19 के अंडर इंक्लूड किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है। आपको यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऑब्जेक्टिव क्या थे इस एक्ट को लाने के, सो दैट सिटीजन्स को एम्पावर किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके, करप्शन को कंटेन किया जा सके मतलब रोका जा सके, और पीपल पार्टिसिपेशन एनहांस किया जा सके। रीज़न क्या थे इंफॉर्मेशन एक्ट को लाने के, क्योंकि करप्शन और स्कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी था, और हमें सोसाइटी को मॉडर्नाइज भी करना था और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी सोसाइटी को प्रोवाइड करवानी थी, इसलिए लाया गया। अब कुछ अमेंडमेंट किए गए, अमेंडमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2019 में अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। यहाँ क्या चेंज किया गया कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे सेंटर के भी और स्टेट के भी, इनकी जो ऑफिस होल्ड करने की टर्म्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। इससे पहले इनकी टर्म 5 साल के लिए फिक्स थी, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद ये कर दिया गया कि जो टर्म है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। और इसमें क्या चेंज कर दिया गया, जो सैलरी अलाउंस और अदर सर्विस कंडीशंस थी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमीशन की, सेंट्रल और स्टेट दोनों के, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। इससे पहले क्या होता था, अमेंडमेंट से पहले जो सैलरी अलाउंसेस और अदर सर्विस कंडीशंस थी इनकी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जैसी होती थी। मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरी अलाउंसेस और सर्विस कंडीशंस हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह होती थी, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की होती थी इलेक्शन कमिश्नर की तरह। और अब चेंज कर दिया गया कि वो जो भी कंडीशंस हैं वो प्रिस्क्राइब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या चेंज किया गया, इसमें सैलरी डिडक्शन का प्रोविजन हटा दिया गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के लिए, क्योंकि अब जो है पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो इन्हें नहीं दिए जाएंगे। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में देख लेते हैं। पूरा आर्टिकल हमारा आरटीआई के ऊपर कवर हो जाएगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है क्या, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 में इस्टेब्लिश किया था आरटीआई एक्ट के कंप्लायंस में,
और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्योंकि किसी एक्ट के अंडर किया गया है, तो ये कौन सी बॉडी हो गई? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। मेंबर्स कौन कौन होंगे इसमें? इस कमीशन में मेंबर होंगे, सबसे पहले तो होंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसमें नहीं पाए जाएंगे। 2019 की बात करें तो इसमें 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे अपार्ट फ्रॉम द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है? प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, जिसमें कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन के तौर पे होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, और एक यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे जिन्हें प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करेंगे। टेन्योर कितना रहता है? टेन्योर इनका रहेगा कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी या फिर जब तक इनकी एज 65 नहीं हो जाती, जो भी जल्दी होगा, जो भी कम होगा, वही इनका टेन्योर हो जाएगा, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं? CIC के क्या फंक्शन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, इनकी ड्यूटी है कमीशन की कि ये कोई भी पर्सन अगर इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करता है RTI के अंडर, तो उसकी कंप्लेंट को रिसीव करना और उसमें इंक्वायरी करना। और ये कमीशन जो है वो सुओ मोटो पावर भी रखता है, मतलब अगर रीजनेबल ग्राउंड्स अवेलेबल है तो खुद भी किसी मैटर में अपने आप भी इंक्वायरी कर सकता है। जब इंक्वायरी करता है तो इस कमीशन के पास सिविल कोर्ट जितनी पावर होती है, जब समन करेगा या फिर डॉक्यूमेंट अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उस टाइम पे इसके पास सिविल कोर्ट जितनी पावर हो जाती है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं है, नेक्स्ट हमारे पास एक यहाँ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि US और साउथ कोरिया ने नवाल ड्रिल्स स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने भी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया, उसके रिस्पॉन्स में US और साउथ कोरिया ने भी नवाल ड्रिल्स स्टार्ट कर दिए हैं। और US का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बुसान साउथ कोरिया के पोर्ट से निकल गया है, तो आपको बुसान जो जगह है इसका नाम ध्यान रखना है। बुसान साउथ कोरिया में लोकेटेड है, और बुसान इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि न्यूज़ आई थी कि साउथ कोरिया में वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बनने वाली है, जिससे कि जो राइजिंग सी लेवल की वजह से फ्लड की प्रॉब्लम है उससे डील किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी। और ये जो फ्लोटिंग सिटी का प्रोजेक्ट है ये UN ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम और ओशियानिक्स दोनों का जॉइंट एफर्ट है, और इस सिटी को बुसान के कोस्ट पे बनाया जाना है, इसलिए बुसान जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कंप्लीट होगा 2025 तक। सिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो फ्लोटिंग सिटी होगी इसके पास फ्लड प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसमें काफ़ी सारे मैन मेड आइलैंड्स होंगे सो दैट फ्लडिंग का रिस्क एलिमिनेट किया जा सके। और इस सेल्फ सफिशिएंट सिटी को ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा कि नेचुरल डिजास्टर से अपने आप को बचा पाए, जैसे सुनामी, फ्लड्स और कैटेगरी 5 के हरिकेन्स जो आएंगे उनसे ये लड़ पाए, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, इस टाइप से इसको डिज़ाइन किया जाएगा। इसमें यही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है बुसान जो है वो साउथ कोरिया में है। अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल जो है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पुश कर रही है, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। तो देख लेते हैं कि इंडिया की क्या इंसेंटिव स्कीम है चिप मेकिंग सेक्टर के लिए, और पहले वाली पॉलिसी से ये कैसे डिफरेंट है, और इस इंडस्ट्री को क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। जो सेमीकंडक्टर चिप का बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है? स्लीवर ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन आपको चाहिए। जो चिप मेकिंग प्रोसेस है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और हाईली एक्सट्रैक्ट होती है। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, सप्लाई चेन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर की चिप्स को डिज़ाइन करना, उनको पेटेंट करना थ्रू कोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इसमें क्या क्या होता है? चिप फैब्रिकेशन मशीन को बनाना भी इन्वॉल्व होता है, फैब्स या फिर फैक्ट्रीज को सेटअप करना भी इन्वॉल्व होता है, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग, ये सभी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। इसलिए प्रोसेस जो चिप मेकिंग की है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्या क्या चेंजेस आए हैं इंडिया की चिप मेकिंग स्कीम में? 2021 में इंडिया ने अनाउंस किया था कि रफली $10 बिलियन जो हैं वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में डाले जाएंगे, सो दैट इंडिया में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को एंकरेज किया जा सके, ऐसा 2021 में कहा गया था। लेकिन नए चेंजेस किए गए हैं लास्ट वेडनेसडे को। उसमें क्या कहा गया कि जो प्रीवियस वर्जन था स्कीम का उसमें सेंटर 30% प्रोजेक्ट की कॉस्ट को फंड कर रही थी, 45 नैनोमीटर से 65 नैनोमीटर के जो चिप प्रोडक्शन थी उसके लिए 40% कर रही थी 28 नैनोमीटर से 45 नैनोमीटर वाली के लिए, और 50% कर रही थी
8 नैनोमीटर या फिर उससे कम वाली के लिए। लेकिन अब जो नई मॉडिफाइड स्कीम गवर्नमेंट ने प्रपोज की है उसमें यूनिफॉर्म 50% फिजिकल सपोर्ट आएगा फॉर ऑल नोड्स, मतलब कितने भी नैनोमीटर की कोई चिप हो उसके लिए 50% सपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है। और इसके साथ साथ ये 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्रोवाइड करवाएगी जो अदर स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है। मतलब 50% तो वो यूनिफॉर्म फिजिकल सपोर्ट होगा, उसके साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि अलग प्रोसेस अदर स्टेप्स पे खर्च होता है उसका भी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। अभी तक जो वेदांता और ताइवानीज चिप मेकर कंपनी है फॉक्सकॉन, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था और 1,54,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लगाने की बात कही थी। और इस मॉडिफाइड स्कीम में ये एम्फसाइज किया जाएगा कि 45 नैनोमीटर की चिप का प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि ये क्या है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है और ज़्यादा इकोनॉमिकली वाइबल है प्रोडक्शन की टर्म्स में, इसलिए 45 nm की चिप के प्रोडक्शन पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। चैलेंजेस हमारे पास क्या आ जाते हैं? चैलेंजेस ये हैं कि ये स्कीम जो है ये एक एनकरेजिंग मूव है, लेकिन चिप प्रोडक्शन एक काफ़ी रिसोर्स इंटेंसिव काम है और एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए और काफ़ी एक्सपेंसिव भी ये प्रोसेस हो जाती है। जो इनिशियल फंडिंग है उसमें फोकस हमें कहाँ करना चाहिए? डिज़ाइन में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और चिप मेकिंग में और हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए अल्ट्रा प्योर वाटर। एक सिंगल डे में काफ़ी सारे गैलोन्स ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर की ज़रूरत होती है, जहाँ एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि गवर्नमेंट के लिए टास्क हो जाएगा कि गवर्नमेंट को फैक्ट्रीज को ये पानी प्रोवाइड करवाना होगा। और हमें ये भी पता है कि हमारी कंट्री में कितने सारे पार्ट्स में ड्रॉट की कंडीशंस है, उसके बावजूद हम इतना ज़्यादा पानी चिप मेकिंग इंडस्ट्रीज़ को कैसे प्रोवाइड करवा पाएंगे। और गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। एक चैलेंज और है गवर्नमेंट के लिए कि कंज्यूमर डिमांड को गवर्नमेंट को ड्राइव करना है, बढ़ाना है सेमीकंडक्टर में और इससे रिलेटेड लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, सो दैट वो एक ऐसी सिचुएशन ना आ जाए हमारे पास कि वेंचर जो है वो केवल टैक्स पेयर तक सीमित रह जाए और टैक्स पेयर इन सब्सिडीज को केवल फंड करते रहे, ऐसा ना हो, बल्कि इनका यूज़ भी करें, इनको अपने काम में भी लाएं। रिलायंस जो है वो इन्हीं के ऊपर होनी चाहिए, ना कि जो फॉरेन से बन के आ रहे हैं उनके ऊपर। यही था इस आर्टिकल में और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। 2 वर्ड्स और देख लेते हैं वोकैबुलरी के। स्लीवर का मतलब चीरना, फाड़ना, रेप, स्प्लिट, ये सब हो सकता है। और डिसमल का मतलब है भयानक, हॉरिबल, हॉरिफिक या फिर डेंजरस। ये दोनों वर्ड्स आपको याद करने हैं, वोकैबुलरी आपकी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आज का सेशन। अगर आपको लेक्चर सच में हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स इज वेल। सो थैंक यू सो मच।